लर्न विद मुनेंद्रा में स्वागत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम देश की सबसे प्रतिष्ठित और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षा के चक्रव्यूह को भेदने वाले हैं। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण और अक्सर बहुत रहस्यमयी भी मानी जाती है। मेरा मतलब है हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर साल लाखों युवा चर्चा करते हैं। हाँ, और आज की हमारी ये पूरी गहन चर्चा दो बहुत ही शानदार और विस्तृत स्रोतों पर आधारित है। जी, डॉक्टर तनु जैन और ऋषि जैन द्वारा दिए गए व्याख्यानों के नोट्स। सही कहा। इन स्रोतों में इस पूरी परीक्षा की तैयारी के हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। और इस विश्लेषण का उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट है। अक्सर देखने में आता है कि जो युवा इस रास्ते पर चलने का विचार करते हैं वे शुरुआत में ही जानकारी के एक बहुत बड़े सैलाब में फंस जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक ज्ञान का ओवरलोड होता है जो उन्हें दिशाहीन कर देता है। इसलिए आज हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि 12वीं कक्षा के तुरंत बाद तैयारी की एकदम सही और सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। मतलब परीक्षा का असल पैटर्न क्या है और बिना रास्ता भटके एक अनुशासित तैयारी कैसे की जाए। जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को हम बिना किसी भारी तकनीकी शब्दों के डिकोड करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर जब हम आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारियों की बात करते हैं तो इसे केवल एक नौकरी के तौर पर नहीं देखा जाता। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा पद है जो समाज में अपार प्रतिष्ठा और एक विशेष प्रकार की ताकत देता है। हाँ, और सबसे बढ़कर बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर भी देता है। लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा उलझाता है वो ये है कि इस पहाड़ जैसी परीक्षा की तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय आखिर क्या है। हाँ, इसी बिंदु पर डॉक्टर तनु जैन के नोट्स एक बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। मैंने भी देखा वो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हाँ, देखिए आमतौर पे जो एक ढरा चला आ रहा है उसमें छात्र पहले अपनी 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। जी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में या उसके बाद वे तय करते हैं कि अब सिविल सेवा की दिशा में जाना है। बिल्कुल। फिर 1 या 2 साल किसी कोचिंग में बिताए जाते हैं, कुछ समय खुद की प्रैक्टिस में लगता है और तब जाकर पहला प्रयास यानी अटेम्प्ट दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जीवन के 2 से 3 बेहद ऊर्जावान साल केवल परीक्षा के पैटर्न को समझने में ही निकल जाते हैं। सही कहा। इसीलिए उनका सुझाव ये है कि इस लंबी प्रक्रिया को 12वीं के तुरंत बाद ही क्यों ना शुरू कर दिया जाए। यहाँ स्रोतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ समय बचाने की कोई कवायद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी की पूरी नौकरशाही की सीढ़ी पर सबसे ऊपर पहुंचने का एक सीक्रेट गेम प्लान है। हाँ, नोट्स में एक बहुत ही भारी भरकम पद का जिक्र है, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर इस गणित को समझें तो 12वीं के बाद सीधे तैयारी शुरू करने का जो जादुई फायदा बताया गया है वो सीधे तौर पर इसी पद से जुड़ा है। तो ये नौकरशाही का ढांचा असल में काम कैसे करता है? देखिए, नौकरशाही का ढांचा एक पिरामिड की तरह काम करता है। एक उम्मीदवार जब परीक्षा पास करता है तो वो सीधा सर्वोच्च पद पर नहीं बैठता। वो निचले पायदान से शुरुआत करता है, है ना? बिल्कुल। और देश का सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक पद कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, जो सीधे प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं। हाँ, पूरी नौकरशाही के बॉस होते हैं वो। डॉक्टर तनु जैन के व्याख्यान के अनुसार इतनी जल्दी तैयारी शुरू करने का फायदा क्या है? एक अधिकारी चलिए देखते हैं कि कॉलेज के दौरान ही यूपीएससी इन 1750 अंकों के आधार पर कट ऑफ पार करते हैं, उन्हें अंतिम चरण यानी पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और ये इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि इंटरव्यू ज्ञान का परीक्षण नहीं है, क्योंकि ज्ञान की गहराई तो मेंस के 9 पेपर्स में पहले ही नापी जा चुकी है। बिल्कुल। ये परीक्षण इस बात का है कि जब 4-5 बेहद अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी आपसे उलझाने वाले सवाल पूछते हैं तो आप अपना आपा खोए बिना कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अंततः मेंस के 1750 और इंटरव्यू के 275 अंकों को मिलाकर 2025 अंकों में से फाइनल मेरिट तैयार होती है। इस पूरे ढांचे को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यूपीएससी किसी किताबी कीड़े की तलाश में नहीं है। सही कहा। प्रीलिम्स तार्किक क्षमता देखता है, मेंस विचारों की स्पष्टता और धैर्य को मापता है और इंटरव्यू दबाव सहने की क्षमता का आकलन करता है। अब जब इस नॉकआउट प्रक्रिया की गंभीरता साफ हो गई है तो स्रोतों में दबाव सहने की क्षमता का आकलन करता है। अब जब इस नॉकआउट प्रक्रिया की गंभीरता साफ हो गई है तो स्रोतों में दिए गए कुछ बुनियादी नियमों और दांव पेंचों पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, कि आखिर कौन इस मैदान में उतर सकता है।
ऋषि जैन के नोट्स के अनुसार योग्यता के पैमाने बहुत ही सरल रखे गए हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और शैक्षिक योग्यता के नाम पर सिर्फ एक साधारण ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। जी, चाहे वो किसी भी विषय में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या यहाँ तक कि ओपन यूनिवर्सिटी से ही क्यों ना हो। बिल्कुल। आयु और अवसरों यानी अटेम्प्ट्स की संख्या को लेकर अलग अलग वर्गों के लिए अलग नियम हैं। आयु की गणना आमतौर पर परीक्षा वाले वर्ष के 1 अगस्त को आधार मानकर की जाती है। जी, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष तय की गई है और उन्हें इस परीक्षा को पास करने के लिए कुल 6 अवसर मिलते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए यह सीमा 35 वर्ष है और उन्हें 9 अवसर दिए जाते हैं। वहीं SC/ST कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा तक अवसरों की कोई पाबंदी नहीं है। सही का, वे अपनी तय आयु सीमा तक कितने भी प्रयास कर सकते हैं। ये नियम तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक दुविधा जो डॉक्टर तनु जैन के नोट्स में उभर कर आती है, वो है 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के विषय का चुनाव। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है छात्रों के मन में। हाँ, जो युवा सीधे स्कूल से निकलकर सिविल सेवा का सपना देख रहे हैं, वे अक्सर इस असमंजस में रहते हैं कि इंजीनियरिंग करें, मेडिकल की राह चुनें या सीधे आर्ट्स के विषयों के साथ BA कर लें। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उम्मीदवार के दिमाग में घूमता है। डॉक्टर तनु जैन ने इस दुविधा को बहुत ही तार्किक ढंग से सुलझाया है। तो उनके अनुसार क्या करना चाहिए? उनके अनुसार यहाँ से 2 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता है बैकअप प्लान या प्लान B का रास्ता। अच्छा, ये रास्ता किसके लिए है? ये रास्ता उन लोगों के लिए है जिन्हें मानसिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। डॉक्टर तनु जैन का स्वयं का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। हाँ, उन्होंने पहले मेडिकल की पढ़ाई की, एक योग्य डॉक्टर बनी और उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा दी। जी। इस प्लान B का सबसे बड़ा फायदा ये बताया गया है कि ये एक सुरक्षा जाल की तरह काम करता है। मतलब उम्मीदवार के मन में ये डर नहीं रहता कि अगर UPSC में चयन नहीं हुआ तो भविष्य का क्या होगा। बिल्कुल, एक प्रोफेशनल डिग्री हाथ में होने से वो चिंता मुक्त होकर परीक्षा दे सकता है। ये तो एक बहुत ही सुरक्षित नजरिया है। लेकिन दूसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जिनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, केवल और केवल सिविल सेवा। अगर किसी का 100% फोकस इसी परीक्षा पर है तो डॉक्टर तनु जैन का क्या सुझाव है? उनका सुझाव है कि ग्रेजुएशन में ऐसे विषय चुने जाने चाहिए जो सीधे तौर पर UPSC के सिलेबस को कवर करते हों, जैसे इतिहास, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र। जी, और इसी संदर्भ में नोट्स में एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच का जिक्र किया गया है। तथास्तु संस्था द्वारा करवाया जाने वाला BA एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। बिल्कुल, ये कोई साधारण ग्रेजुएशन नहीं है। इस मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 3 साल के 6 सेमेस्टर्स के दौरान कॉलेज के सिलेबस में ही सीधे तौर पर UPSC का सिलेबस पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये है कि छात्र को कॉलेज की पढ़ाई और कोचिंग के बीच तालमेल बिठाने के लिए 2 नाव में पैर नहीं रखना पड़ता। सही कहा। ये रणनीति समय की भारी बचत करती है। जब कॉलेज का पाठ्यक्रम और सिविल सेवा का पाठ्यक्रम एक ही दिशा में चल रहे हों तो ऊर्जा का भटकाव नहीं होता। स्रोतों में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में आए नए नियमों ने तैयारी को और भी लचीला बना दिया है। हाँ, सरकार द्वारा ड्यूल डिग्री यानी एक साथ 2 डिग्री करने को मान्यता मिल गई है। इसका अर्थ है कि एक उम्मीदवार रेगुलर ऑफलाइन डिग्री के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से कोई और डिग्री या कोर्स भी कर सकता है, जिससे उसकी प्रोफाइल मजबूत होती है। एक और बहुत बड़ी भ्रांति जिसे डॉक्टर तनु जैन ने अपने व्याख्यान में तोड़ा है, वो है माध्यम या भाषा को लेकर पैदा किया गया डर। हाँ, अक्सर हिंदी माध्यम के छात्रों में एक झिझक होती है कि क्या वे अंग्रेजी माध्यम वाले उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। लेकिन नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सफलता का भाषा या माध्यम से कोई सीधा टकराव नहीं है। बिल्कुल नहीं, हिंदी माध्यम वाले छात्र भी पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा के हर चरण को अपनी भाषा में शानदार तरीके से पार कर सकते हैं। क्योंकि भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है, वो कभी भी ज्ञान या प्रशासनिक क्षमता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। एकदम सही बात है। अब इस चर्चा को थोड़ा और व्यावहारिक धरातल पर लाते हैं। जी, सालों की इस कठोर तपस्या, नॉकआउट के डर और दिन रात की लिखाई के बाद आखिर एक सफल उम्मीदवार को हासिल क्या होता है? ऋषि जैन के नोट्स में लाल बत्ती की चमक और इस सेवा से जुड़ी आर्थिक और भौतिक सुविधाओं का जो खाका खींचा गया है, वो वाकई किसी को भी हैरान कर सकता है। आर्थिक पहलू की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार एक सिविल सेवक की शुरुआती बेसिक पे या मूल वेतन 56,000 रुपए होता है। जी, और जब इसमें विभिन्न भत्ते जैसे महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं जोड़ी जाती हैं तो शुरुआत में ये राशि कुल मिलाकर
70 से 80 हजार रुपए प्रति माह के आसपास बैठती है। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है और पदोन्नति होती है, विशेषकर जब कोई उस कैबिनेट सेक्रेटरी के सर्वोच्च पद तक पहुंचता है, तो ये बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और ये भी अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर इन राशियों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नोट्स इस सैलरी को महज जेब खर्च का नाम देते हैं। जेब खर्च 2.5 लाख रुपए। हाँ, क्योंकि असली आकर्षण वो अदृश्य सैलरी है जो सुविधाओं के रूप में मिलती है। अच्छा, आप उन सरकारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। सरकार एक अधिकारी के रहने के लिए शानदार बंगला, घर की देखभाल के लिए स्टाफ, आवागमन के लिए सरकारी वाहन और ड्राइवर की सुविधा देती है। साथ ही मुफ्त पेट्रोल, बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, हवाई यात्रा के भत्ते और बच्चों की पढ़ाई जैसी सुख सुविधाओं का पूरा जिम्मा उठाती है। सही कहा। जब आजीविका का हर बड़ा खर्च सरकार वहन कर रही हो, तो वो 80,000 या 2.5 लाख की सैलरी पूरी तरह से उम्मीदवार की अपनी बचत बन जाती है। यही वो पूरा पैकेज है जो समाज में एक अलग स्तर का रुतबा पैदा करता है और हर साल लाखों युवाओं को इस परीक्षा की ओर खींचता है। मगर यहाँ श्रोताओं के सामने एक बहुत ही जरूरी और कठोर वास्तविकता भी रखनी होगी। हाँ, ये सिर्फ सुविधाओं के आकर्षण में आकर कूद पड़ने वाला मैदान नहीं है। ऋषि जैन के आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आता है। हर साल तकरीबन 8 से 10 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। लेकिन इस विशाल समुद्र में से जो पहला फिल्टर लगता है, उसके बाद सिर्फ 15,000 के आसपास उम्मीदवार ही मेंस परीक्षा की टेबल तक पहुंच पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा और निर्मम फिल्टर है। 10 लाख से सीधा 15,000 पर आना, ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर कहता है कि ये रातों रात सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। इस चक्रव्यूह को केवल वही भेद सकता है जिसमें अटूट धैर्य हो, जिसके प्रयासों में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी हो, और जो हर असफलता के बाद फिर से खड़े होने का मादा रखता हो। सही कहा। तो अगर आज के इस विस्तृत विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक रोड मैप के रूप में समेटें, तो रणनीति साफ है। पहला, अगर लक्ष्य तय है तो 12वीं के बाद जल्दी शुरुआत करना समय बचाने और पिरामिड के शीर्ष तक पहुंचने का सबसे कारगर तरीका है। दूसरा, परीक्षा के तीनों चरणों के मनोविज्ञान को समझना कि प्रीलिम्स सिर्फ एक छटनी है, मेंस असली दिमागी और शारीरिक कसरत है, और इंटरव्यू आपकी स्थिरता का पैमाना है। और तीसरा, एक स्पष्ट रणनीति का होना, चाहे वो मन की शांति के लिए प्लान बी हो या फिर तथास्तु के BA एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोर्स के जरिए पूरी तरह से केंद्रित दृष्टिकोण। ये रोड मैप निश्चित रूप से तैयारी की शुरुआत करने वालों के लिए एक बहुत मजबूत नींव का काम करेगा। इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले हम एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। समाज में हमेशा उन चंद 100 लोगों की सफलता की कहानियां गाई जाती हैं जो हर साल इस परीक्षा को पास करके अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जरा उन लाखों युवाओं के बारे में सोचिए जो सालों तक इस तैयारी के दौर से गुजरते हैं। वे भारत के इतिहास, दुनिया के भूगोल, देश की अर्थव्यवस्था, संविधान की बारीकियों और नैतिकता यानी एथिक्स का इतनी गहराई से अध्ययन करते हैं। भले ही वे अंतिम सूची में जगह ना बना पाएं, लेकिन क्या सालों की एक कठोर मानसिक तपस्या अपने आप में एक इंसान को एक बेहद जागरूक और परिपक्व नागरिक नहीं बना देती? क्या असल में UPSC की इस गंभीर तैयारी के बाद कोई व्यक्ति सचमुच जिंदगी में कभी फेल होता है? या फिर ज्ञान का ये विशाल महासागर हर उस शख्स को जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने के लिए तैयार कर देता है जिसने इसमें गोता लगाया हो? इस गहरे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने और